प्यारे बच्चों, आज हिस्ट्री में हम एक नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेसन जो है वो आपका मुग़ल शासक और विभिन्न वृत्तांत हैं। देखिए, जब तक हम लेसन के अर्थ को नहीं समझेंगे, उसके भाव को नहीं जानेंगे, तब तक हम लेसन में कुछ भी नहीं पढ़ सकते, हमें कुछ भी ज्ञान जो नहीं हो सकता। तो यहाँ मैंने लेसन का नाम लिखा है शासक और विभिन्न वृत्तांत मुग़ल दरबार। शासक होते क्या थे? शासक उस समय के राजा थे जो राज्य में शासन करने वाले लोग थे। तो जो राज्य की बागडोर जिन लोगों के हाथ में थी, जो लोग शासन को चलाते थे, उनको शासक कहा जाता था। कहने का भाव मेरा ये हुआ कि शासक जो है, शासक से भाव आपका राजा है। यहाँ राजा, उसके बाद विभिन्न वृत्तांत। देखिए, वृत्तांत क्या हैं? उस समय की, जिस समय इन राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था, तो उस समय विभिन्न लोग जो थे, उन विभिन्न लोगों के द्वारा जानकारियाँ उपलब्ध कर ली जाती थी। और जब उन लोगों के द्वारा जानकारियाँ उपलब्ध की जाती थी, तो ये इन जानकारियों को इकट्ठा कर लिख लेते थे। तो उन लिखी गई बातों को जो है वो क्या है, वृत्तांत कहा जाता था। अब इन जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए ये भारतीय लोग भी, जिन्हें विद्वान हैं, जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं, राजनीतिज्ञ जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा इन जानकारियों को इकट्ठा किया जाता था, या दूसरे देशों से भ्रमण करने के लिए, जिन्हें विदेशी यात्री कहते थे, जिन लोगों को यात्रा करने का एक शौक़ था, या घूमने के लिए आते थे, या व्यापार करने के लिए आते थे, उन लोगों के द्वारा भी भारत के अंदर रहकर ये जानकारी इकट्ठी कर ली जाती थी। तो उन जानकारियों को ही जो है आपका वृत्तांत कहा जाता था। मुग़ल दरबार। देखिए, मुग़ल दरबार वे जगह व स्थान होता था जहाँ पर शासन करने वाला राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ किसी भी तरह का कोई फरमान जारी करता था। फरमान से भाव होता है कोई ना कोई ऐसा आदेश, कोई ऐसा नया कोई नियम कानून जो शासन करने वाले राजा ने अपने साम्राज्य में जो है वो क्या है, पारित किया हो, उसी को आपका फरमान कहा जाता था। अब अगर बात इस लेसन में जो की जाएगी, जो बात, वो 16वीं सदी से और 17वीं सदी तक, 16वीं सदी से और 17वीं सदी तक इसमें जो बातें जो कही जाएंगी, तो अगर मैं बात करता हूं कि 16वीं सदी के आरंभ में, तो 16वीं सदी के अगर आरंभ की बात की जाए तो भारत की राजनीतिक दशा बड़ी सोचनी थी। उस समय भारत जो था वो कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में एकता की कमी थी और प्राय सत्ता के लिए जो है वो इन राज्यों में आपसी संघर्ष जो था वो चलता रहता था। तो इस स्थिति का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम जो है वो 1519 से लेकर 1526 तक बाबर ने लगभग 5 बार भारत पर आक्रमण किया। 4 बार आक्रमण करने पर वो असफल रहा, लेकिन 5वीं बार जब उसने आक्रमण किया तो 5वीं बार उसने आक्रमण कर वो अब तक 4 बार तक तो पंजाब तक ही सीमित रहा था। पंजाब से आगे दिल्ली की तरफ जो है वो बढ़ नहीं सकता था, वहीं से उसे वापस लौटना पड़ता था। लेकिन 21 अप्रैल 1526 को उसने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासन करने वाले राजा इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और निसंदेह यह भारतीय इतिहास की एक अत्यंत और महत्वपूर्ण घटना थी। इस काल के दौरान राजकीय वैभव की स्थापना हुई और कला के क्षेत्र में भी भारत में अद्वितीय विकास जो देखने को मिला है। बाबर ने राजपूतों को खनवाहा, अफगानों को चंदेरी और घाघरा की लड़ाई में पराजित किया है और अपनी स्थिति को दिन प्रतिदिन उसने मजबूत बना लिया। और 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने अपना राज्य स्थापित किया है। यहाँ मैं अगर मुग़ल राज्य की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मुग़ल जो बादशाह जो थे, मुग़ल जो राजा जो थे, उन मुग़ल राजाओं को यहाँ पर दर्शाया है। देखिए, मैंने एक शब्द लिखा है जिसको मैंने लिखा है बहु अजसाऊ।
ये जो लिखा हुआ जो शब्द जो है बहुअसाओ, ये आपको हमेशा याद रखना है। जीवन में कभी भी अगर आप इस बहुअसाओ शब्द को याद रखते हैं तो मुगल शासन करने वाले राजाओं के नाम आप कभी भी नहीं भूल सकते। देखिए बहुअसाओ, तो ये इसमें बहुअसाओ में आपका जो है वो बा, मैंने यहाँ पहले उस पर नंबर पे लिखा है बा से भाव हो गया आपका बाबर। दूसरा हु है आपका, हु से भाव हो गया हुमायूं। तीसरा आपका ए आ जाता है, ए से भाव हो गया आपका अकबर। चौथा आपका जय से भाव हो गया आपका जहांगीर। पाँचवा आपका शाह, सा से भाव हो गया आपका शाहजहां। और छठा आपका जो है वो ओ से भाव हो गया औरंगजेब। अर्थात मैंने इस एक बहुअसाओ शब्द से समस्त जो मुग़ल जो शासन करने वाले जो राजा जो थे उनके नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आपको ये है शब्द जो है हमेशा अपने जीवन में याद रखना होगा, बहुअसाहो। बहुअसाहो में ये एक शॉर्ट ट्रिक है मुग़ल बादशाहों के नाम की। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ मैंने एक और शॉर्ट ट्रिक लिखी है मुग़लों का समय बताने की, यहाँ पर मैंने कोशिश की है। देखिए मैंने यहाँ पर एक ये मान के चलो कि ये 12 नंबर का एक मोबाइल डिजिट है, मान के चलो कि एक मोबाइल नंबर है 12 नंबर का। इसे आपके जैसे हम अपने परिवार के किसी सदस्य, अपने मदर फादर के मोबाइल नंबर को याद रखते हैं, ऐसे ही हमें इस नंबर को भी हमेशा अपने जीवन में याद रखना है। इस बहुअसाओ के साथ साथ अगर हमने बहुअसाओ और इस मोबाइल नंबर, उदाहरण के तौर पर मैंने कहा है कि अगर इसको हमने याद कर लिया एक मोबाइल का नंबर ही समझकर, तो हम अपने जीवन में कभी भी इन मुग़लों के नाम और उनके सन को नहीं भुला सकते। बात अगर मैं करता हूं तो मैंने जो लिखा है ये 26 30 57 05 28 58 और यहाँ मैंने लिखा है 1500 और यहाँ मैंने लिखा है 15 और यहाँ मैंने लिखा है 07। यहाँ जो 15 जो है ये 15 से भाव हो गया आपका 1530 और यहाँ जो 07 है इससे भाव है आपका 1707। तो मेरा कहने का भाव ये हुआ कि 1526 से लेकर और आपका 1707 तक। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक के द्वारा नाम दर्शाए थे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाबर। अगर बाबर की मैं बात करता हूँ तो बाबर ने 1526 से लेकर और 1530 तक साम्राज्य किया है और बाबर जो था वो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ 1526 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी से भाव है यहाँ उसका पुत्र हुमायूं जो था वो 1530 से लेकर 1557 तक अपने पिता की मृत्यु के बाद साम्राज्य को देखता है। तो ये बाबर जो हुआ, ये बाबर आपका मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक। दूसरा उसका पुत्र जो हुमायूं जो हुआ वो उसका उत्तराधिकारी। तीसरी अगर बात की जाती है तो तीसरा आपका अकबर था। अकबर 1557 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर ने साम्राज्य किया है। लेकिन यहाँ 1557 और 58 आता है स्टूडेंट्स, तो ये 1557 और 58 अगर लगभग आ जाता, अगर 58 भी कहीं किसी बुक में आप देखें या 58 अगर पढ़ें तो गलत नहीं होगा। 1557 और लगभग 58 दोनों चलते हैं ये। तो यहाँ 1557 से लेकर 1605 ईस्वी तक मुग़ल बादशाह अकबर ने साम्राज्य किया है। अकबर के बाद उसका उत्तराधिकारी जो जहांगीर ने अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद 1605 से लेकर 1628 तक साम्राज्य किया है। 1628 के बाद जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक साम्राज्य करता है और शाहजहां के बाद औरंगज़ेब, शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगज़ेब 1658 से लेकर 1707 तक साम्राज्य करता है और 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगज़ेब की मृत्यु होने के बाद ये साम्राज्य जो लगभग यहाँ औरंगज़ेब के स्टार्टिंग से ही साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। मैं एक बात और दर्शाना चाहूँगा या बतलाना चाहूँगा स्टूडेंट्स, 1526 में बाबर जो है वो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था, तो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर उसे जाना जाता है। दूसरा हुमायूं जो है वो उसका उत्तराधिकारी के तौर पर जाना जाता है।
अकबर जो है वो अकबर अपनी महानता के कारण जाना जाता है, क्योंकि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी और अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कर कर सभी धर्मों को बराबर समझा है। और इस कारण से अकबर जो है वो अकबर को महान शासक के रूप में गिना जाता है या कहा जाता है। जहांगीर जो है अकबर का उत्तराधिकारी है, और जहांगीर की विशेषता सबसे बड़ी ये रही है कि जहांगीर जो था एक कला पारखी शासक था। वो किसी भी चित्रकार के द्वारा चित्र को देखकर यह बता देता था कि उसके साम्राज्य में इस चित्रकार के द्वारा उस चित्र में यह कार्य किया गया है। शाहजहाँ जो है वो वास्तुकला और भवन निर्माण कला के उसमें विख्यात था, और आपका ताजमहल जो है वो ऐसी एक धरोहर शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई है। औरंगज़ेब जो था वो औरंगज़ेब इस मुग़ल साम्राज्य का सबसे कट्टर शासक था, क्योंकि मुसलमान जो होते हैं मुसलमान दो प्रकार के होते हैं, सुन्नी और शिया। सुन्नी जो मुसलमान होते हैं वो औरंगज़ेब सुन्नी मुसलमान था, और शिया जो होते हैं सुन्नी जो थे वो कट्टर होते हैं बिल्कुल कठोर, और शिया जो होते हैं वो थोड़े द्रविड़ और नरम हृदय वाले जो हैं वो राजा होते थे। उसके बाद अगर बाबर की बात की जाए, मैंने यहाँ सभी मुग़ल शासकों के बारे में आपको बता दिया, उनके साम्राज्य जो उनके समय जो था उसके बारे में बता दिया। अगर बात की जाती है तो बाबर, देखिए बाबर जो था वो बाबर मुग़ल साम्राज्य का प्रथम शासक है। बाबर जो है वो मुग़ल साम्राज्य का प्रथम शासक है, प्रथम राजा था बाबर जो है। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में की है। देखिए जन्म के बारे में अगर मैं कहूँ तो बाबर का जो जन्म जो है वो मध्य एशिया में 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। उनके बाबर जो है उनके पिता का नाम शेख मिर्ज़ा, ये एक फरगना मध्य एशिया में एक जगह स्थान है, एक छोटी सी रियासत थी फरगना। उस फरगना का शासक था इस बाबर का पिता शेख मिर्ज़ा। तो 1494 ईस्वी में फरगना के शासक जो शेख मिर्ज़ा जो था मीन्स बाबर का फादर, बाबर का पिता, उस बाबर के पिता की जो है मृत्यु हो जाती है, और अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में ये फरगना का शासन नियुक्त हुआ है जो बाबर जो था। अब बाबर लगातार मतलब युद्धों का उसे आभास था। यहाँ फरगना का साम्राज्य उसने स्थापित करने के बाद यहाँ उसने अपने साम्राज्यों का आगे बढ़ाया, और बाबर की विजय जो हैं वो भारत में इस प्रकार है। 1526 ईस्वी में बाबर ने जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर की। 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक बाबर जो है वो मुग़ल साम्राज्य का शासन रहा। बाबर के बारे में अगर बात की जाती है तो बाबर जो था उसने पानीपत की प्रथम जो लड़ाई जो है वो 1526 ईस्वी में 1526 फिर वही सन आया, इस सन में ही 1526 में ही जो बाबर जो था उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जो है वो भारत के अंदर की। और पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी जो है उसकी हार हुई, और बाबर ने बड़ी आसानी से और एक अगर मैं कहूँ कि एक चतुराई के तौर पर बाबर ने यहाँ इब्राहिम लोदी को हराया है। अगर मैं सेना का आकलन बतलाना चाहूँ तो बाबर जो था उस बाबर के पास मात्र 8,000 से 20,000 सैनिक थे। अगर इब्राहिम लोदी की बात की जाए तो इब्राहिम लोदी के पास सैनिकों की जो संख्या जो थी वो लगभग 1 लाख थी। जो दोनों के बीच में जो युद्ध जो हुआ है, पानीपत की जो लड़ाई जो हुई है वो इसका स्थान जो पानीपत है। लेकिन सबसे खास बात इस युद्ध की ये रही कि इस युद्ध तक दोनों सेनाएं जो हैं वो बाबर की भी और इब्राहिम लोदी की भी पानीपत के इस मैदान में पहुंच चुकी थी। लेकिन एक सप्ताह तक ना तो इब्राहिम लोदी ने बाबर पर आक्रमण किया और ना ही बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। लेकिन एक सप्ताह बाद 21 अप्रैल 1526 को बाबर द्वारा जो है वो इब्राहिम लोदी की सेना पर आक्रमण किया गया है। इब्राहिम लोदी जो था वो इतनी चतुरता के साथ यहाँ काम नहीं कर पाया जितनी चतुरता के साथ बाबर ने यहाँ काम किया, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना और उसकी स्थिति का आकलन जो है इस 7 दिन के अंदर पूर्ण रूप से कर लिया था। और ऐसा करने के पश्चात उसने आसानी से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी की सेना पर जब आक्रमण किया तो इतना भयानक उसने आक्रमण किया
और उसने पहले से पहले ही कूटनीति बना ली थी, क्योंकि बाबर जो था उस बाबर के पास सेना कम थी और इब्राहिम लोदी के पास सेना 1 लाख थी और ज़्यादातर जो सेना जो थी उसके पास वो हाथियों वाली सेना थी। सबसे पहले बाबर ने चतुराई के साथ उसकी सेना पर आक्रमण किया और उस सेना पर इतना ज़बरदस्त या भयानक आक्रमण किया ताकि इब्राहिम लोदी की सेना के हाथी जो हैं वो भाग खड़े हों किसी तरह से, और ऐसा ही हुआ और ज़्यादातर इब्राहिम लोदी की जो सेना जो उसके द्वारा उसी के हाथियों के द्वारा कुचल कर मार दी गई। इस तरह से इस पानीपत की लड़ाई में बाबर की विजय हुई है, इब्राहिम लोदी की पराजय। परिणाम के बारे में अगर हम कहें तो परिणाम जो था इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि लोदी जो वंश जो था, लोदी से भाव जो है वो इब्राहिम लोदी मीन्स लोदी वंश का अंत हुआ और लोदी वंश के अंत के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई और इस मुगल वंश की स्थापना या मुगल सल्तनत का श्रेय जो है वो बाबर को जाता है। दूसरा, मुगल वंश की स्थापना, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना में इस दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर पूर्ण रूप से उसने स्थापित कर ली। तीसरी अगर बात कही जाए तो युद्ध प्रणाली में परिवर्तन। देखिए, जब बाबर से पहले जितने भी पूर्व में पहले जितने भी भारत के अंदर जो युद्ध एक नीति जो थी वो एक अलग तरीके की युद्ध नीति थी, क्योंकि बाबर से पहले किसी भी तरह से कोई तोपखाने जो थे इन तोपखानों का प्रयोग यहाँ किसी भी शासन करने वाले राजा के द्वारा जिसने भारत पर आक्रमण किया हो या भारत में इस तोपखाना नीति का प्रयोग जो था वो बिल्कुल नहीं था। बाबर ने ही भारत के अंदर तोपखाना नीति का प्रयोग किया है और इसका प्रयोग उसके बाद लगातार पूर्ण रूप से होने लगा। विजय के कारण, अगर बाबर ने भारत में विजय प्राप्त की तो उसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। पहला कि सबसे पहली बात तो ये थी कि भारत जो था उस समय इस बाबर के आक्रमण से पूर्व छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इन छोटे छोटे राज्यों के पास अपनी जो शासन करने वाले राजा जो थे, इन राजाओं के पास अपनी कोई शक्ति नहीं थी। शक्ति से भाव यहाँ मेरा एकता है कि एकता नहीं थी। ये शासन करने वाले राजा एक दूसरे राजा के जो है वो विरोधी नीतियों का सामना करते थे। किसी ने किसी राज्य के पास आक्रमण कर दिया तो सब जो लोग हैं वो साम्राज्यवादी नीति में, भारत के जो लोग जो थे वो साम्राज्यवादी नीति में विश्वास रखते थे। उन लोगों ने दूसरे राज्यों का कोई साथ नहीं दिया और इसी कारण से जो है यहाँ के शासन करने वाले राजा शक्तिहीन हुए और इस बाबर को विजय हासिल हुई। दूसरा, इब्राहिम लोदी का व्यवहार क्रूर था। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का उस समय मालिक था, जो शासन करने वाला राजा जो था वो एक क्रूर व्यवहार वाला व्यक्ति था, मतलब एक घमंडी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण रूप से एक घमंड था और वो नहीं चाहता था कि उसका घमंड कोई तोड़ दे या कोई तोड़ सकता था और ऐसा उसका व्यवहार जो वो उसे ले डूबा। तीसरा आपका इब्राहिम लोदी की निर्बल सेना। इब्राहिम लोदी जो था उसकी सेना निर्बल थी, कमज़ोर थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी को युद्धों का इतना आभास नहीं था जितना मुगल बादशाह बाबर को था। बाबर एक अच्छा जर्नल था, उसे युद्धों का अभाव था क्योंकि उसने अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा युद्धों को देखा और बहुत ज़्यादा लड़ाई उसने लड़ी थी। चौथा आपका लोदीदार और बाबर की सेना पर 8 दिन तक आक्रमण न करने की भूल। ये इब्राहिम लोदी ने बहुत बड़ी एक गलती कर दी। अगर इब्राहिम लोदी 8 दिन तक इस बाबर की सेना का इंतज़ार नहीं करता और उस पर तुरंत उसी समय या उसी दिन अगर आक्रमण कर देता तो इसका परिणाम कुछ और देखने को होता। बाबर को युद्धों का अनुभव था लेकिन इब्राहिम लोदी को युद्धों का अनुभव नहीं था। लास्ट जो है वो आपका बाबर का तोपखानों का प्रयोग करना और उसके द्वारा भारी तबाही मचाना है। इन कारणों से यहाँ जो इस लड़ाई के जो परिणाम जो हैं वो कुछ और ही निकले। दूसरा आपका जो कन्हा की जो लड़ाई है वो बाबर ने 1557 ईस्वी में, बाबर और राजपूतों का राजा जो था वो राणा सांगा था। ये एक बहुत ही बहादुर राजा था, लेकिन यह शासन करने वाला राजपूत राजा भी बाबर के सामने नहीं टिक सका और 17 मार्च 1527 को सीकरी राजस्थान के समीप एक कन्हा एक जगह स्थान था और इस कन्हा जगह के स्थान पर ही मात्र 10 घंटे तक दोनों के मध्य एक युद्ध चला और इस युद्ध में 10 घंटे के अंदर ही बाबर के द्वारा कन्हा की लड़ाई में इस राजपूत शासन राणा सांगा को पराजित कर दिया गया। तीसरा चंदेरी की लड़ाई 1528 में बाबर और मेदिनी राव के बीच चंदेरी की जो है वो लड़ाई हुई थी। 29 जनवरी 1928 को मात्र 1 घंटे की लड़ाई में ही इस बाबर के द्वारा यहाँ मेदिनी राव को पराजित कर दिया गया। चौथा आपका घाघरा की लड़ाई 1529
बाबर और महमूद लोधी के मध्य यूँ कह रहा हूँ 6 मई सुबह आऊँगा, सुबह। 1929 को बाबर और कल सुबह मिलूंगा, हैं? इस महमूद लोधी के बीच जो है वो ये लड़ाई हुई और इसमें जो है वो पराजित जो है वो महमूद लोधी की पराजय हुई है। महमूद लोधी जो था वो जो यहाँ से भागकर बर्मा चला गया था और बर्मा में उसकी हत्या जो है वो हो गई। इस तरह से जो आपका बाबर जो था वो बाबर भारत का उत्तरी भारत का संपूर्ण स्वामी जो था वो बन चुका था।